औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले क्लास के अंदर ग्राफ को स्टडी किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, और डिटेल के साथ हमने डिस्कस की थी कि इसके अंदर कैसे हम इसको ड्रा करते हैं, उनकी मदद से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। कोई ग्राफ अगर ड्रा किया हुआ है वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के दरमियान में, तो वो हमें क्या बता रहे होते हैं, उसकी मदद से हम बॉडी के मोशन के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास हम न्यूटन के जो तीन बेसिक इक्वेशन है मोशन के, इनको हम क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड कहलाते हैं, एक हमारे पास एनालिटिकल मेथड कहलाते हैं। चूंकि आपके कोर्स के अंदर सिर्फ ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया गया है, तो हम भी यहाँ पर सिर्फ ग्राफिकल मेथड को ही करेंगे, वरना हम इसको एनालिटिकली भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपके पास जब भी ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप निकाल रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कुछ बातें, खास बातें। पहली चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि बॉडी की जो मोशन है वो लीनियर हो, कन्फर्म पता होना चाहिए। आपको बताना है कंसीडर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हरकत कर रहा हो। दूसरी चीज़, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है, ताकि ग्राफ आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकें। और तीसरी चीज़, आपके पास जो एक्सेलरेशन का नेचर है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके अंदर वेरिएबल एक्सेलरेशन की हम बात यहाँ पर नहीं करते सिर्फ, तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन में पहली बात ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और दूसरी बात इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, जीरो एक्सेलरेशन ना हो। क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन होगा तो इक्वेशन डिराइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक के अंदर आप एक की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो एक्सेलरेशन है उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इन इक्वेशन को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले वो कंसीडर वाला पोर्शन आप कहेंगे, कंसीडर बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहलाते हैं जहां आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी उसको नाम देते हैं वी आई, and after a time in a straight line and after a time interval its velocity changes to vf. Assume that acceleration in the body is uniform. ठीक हो गया। तो हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने ग्राफ को ड्रॉ करना जरूरी, क्योंकि आप कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया आपने, तो हमने कहा कि बॉडी इनिशियली सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो पर नहीं होगी, उससे कहीं ऊपर होगा। हमने बताया था कि इसकी वेलोसिटी कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई है, कितना है हमें फिलहाल मालूम नहीं, मैग्नीट्यूड का नहीं पता। फिर क्या हुआ, फिर इस बॉडी ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत की, मीन्स इसका ग्राफ बना यूनिफॉर्म। इसको थोड़ा बड़ा सा करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ इसने क्या की, बॉडी मूव किया। ठीक, बॉडी मूव की, और पॉइंट पॉइंट को नाम दे ए। इस पॉइंट से बॉडी हरकत करते हुए कहां तक पहुंचा, पॉइंट बी तक पहुंचा। जब पॉइंट बी पर पहुंचा तो उस वक्त बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी बनी। उस वेलोसिटी को हम यहाँ चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि वो वेलोसिटी हमारे पास वी एफ हो गया। वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी असल में उस वेलोसिटी को कहलाते हैं जब हम बॉडी को ऑब्जर्व करना तर्क करते हैं। जिस पॉइंट पर बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं, वहीं पर मौजूद वेलोसिटी हमारी फाइनल कहलाते हैं, और जहां मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, इनिशियल कहलाते हैं। अब यहां से बॉडी इधर तक जाते वक्त लाजमन टाइम लिया होगा। टाइम को निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर फाइनल वेलोसिटी यानी पॉइंट बी से आप ड्रॉ करेंगे, कहां पर, टाइम एक्सेस के ऊपर। मींस इधर से इधर तक हमारे पास टाइम टेकन है। क्लियर है। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करेंगे, जिसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम एक परपेंडिकुलर इधर से इधर ड्रा करेंगे इस लाइन के ऊपर, और जिस लाइन के ऊपर यहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट, उन पॉइंट्स को हम नाम देंगे। फर्ज करें ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट डी है। क्लियर हो गया। तो यहां पर ए बी असल में क्या है, स्लोप है। ए बी क्या है, स्लोप है। हमने बताया था कि स्लोप असल में हमारे पास बराबर होता है किसके, स्लोप y डिवाइड बाय x के बराबर होता है, यानी इसके कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट के बराबर होता है।
और साथ में हमने ये भी बताया था कोई भी स्लोप किसी मोशन में मौजूद बॉडी के ग्राफ का वो हमेशा किसको दिखाते हैं, एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। तो इस ग्राफ का स्लोप असल में ए बी है, स्लोप क्या है, ए बी, तो ये किसको दिखा रहे हैं, एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो अब y कौन सा है इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का y, ये वाला y है ना, ये b से लेकर c तक, तो हमारे पास मेजर BC हमारे पास y है और x हमारे पास क्या है, मेजर OD इज x। मेजर BC लेंथ है ना, मेजर BC हमारे पास, ये BC हमारे पास y है इस ट्राइंगल का, और जो AC है हमारे पास किसके, AC कहे या OD कहे, क्योंकि ये सेम चीजें हैं इसलिए AC कहे या OD कहे वो आपके पास किसके बराबर है, x के बराबर है। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास डायग्राम में हमें नजर आ रहे हैं कि BC का कोई वैल्यू हमें दिया नहीं है, सिर्फ ये दिया है यहां से यहां तक VF है, यहां से यहां तक VI है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाला हमारे पास आ गया पूरा VF और ये वाला हमारे पास आ गया VI, यानी D से O से लेकर B तक, A तक, या D से लेकर C तक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर ये VI है, जबकि O से लेकर यहाँ जो पॉइंट B है यानी D से लेकर B तक ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास VF के बराबर है। हमें क्या चाहिए, BC के वैल्यू चाहिए, तो BC के वैल्यू को निकालने के लिए VF से VI को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, VF माइनस VI, तो याद है VF minus VI is equal to BC। तो फ्रॉम फिगर वी नो दैट मेजर BC is equal to क्या है हमारे पास, VF minus VI हमारे पास है। साथ में हमारे पास मेजर OD is equal to मेजर, ये AC के बराबर है, इसको हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा है, तो ये किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, T के बराबर है, T के बराबर। So we can put the values of measure BC and measure OD in this equation। Equation number नाम दे दी इसको, equation 1 में हम put कर सकते हैं। Putting the values of measure BC and measure OD in equation 1 हमने पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्सेलरेशन VF माइनस VI डिवाइड बाय T, देन AT इज इक्वल टू VF माइनस VI एंड हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को जो हमारे पास यहाँ बना है इसको हम क्या कहलाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। सिंपली हम इसको आसानी से हमने क्या डिराइव कर लिया, इधर तक कोई मुश्किल उम्मीद है नहीं होगी। तो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से ये चार वेरिएबल्स में से कोई एक मिसिंग हो तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बाकी तीन की मदद से उस चौथे को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चौथा मे बी VF, मे बी VI, मे बी A और T, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन चारों में से कोई एक मिसिंग हो तो इनकी बाकी तीन की मदद से हम इस चौथे को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी ग्राफ के ऊपर फर्दर हम अमेंडमेंट कर हम इसी ग्राफ को इस्तेमाल करेंगे किस काम के लिए, इसी ग्राफ की मदद से हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा जो अमेंडमेंट की है इसको हम मिटा रहे हैं। आपने जब ग्राफ बनाना है तो जो ग्राफ आपको रिक्वायर्ड है उसी ग्राफ को बनाना है, बाकी को नहीं बनाना जी। ये टाइम आ गया आपके पास। अब दूसरा आपने निकालना है, तो दूसरे ग्राफ में वही दोबारा कंसीडर वाला पोर्शन, कंसीडर अ बॉडी of mass m moving with initial velocity vi, after a time interval t its velocity changes to vf with uniform acceleration। ठीक, then the total distance covered by the body is given by total distance covered by the body is given by, हमने कहा था डिस्टेंस कवर्ड असल में क्या होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ होता है। अब हमें नजर आ रहे हैं इस ग्राफ के नीचे हमारे पास दो एरिया है, एक रेक्टेंगल हमारे पास OACD है और एक हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ACB या ABC। इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड को लेट एज्यूम करें हम S से दिखा रहे हैं,
तो अब हमारे पास आएगा क्या, एरिया अंडर द ग्राफ दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ओ ए सी डी, ये निकालेंगे। बहुत सिंपल सा हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस है हमारे पास मेजर ए सी, और हाइट इसका है हमारे पास मेजर बी सी, प्लस ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां लिख के रखते हैं, इसी कोने पर इधर कहीं लिख के रखते हैं, ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का निकालते हैं हाफ बेस इनटू किसे, हाइट से। ये हमारे पास निकालने का फार्मूला है। अब प्लस ये तो निकल कर आया राइट एंगल ट्राइंगल के जो ए बी सी है उसका एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ है। लेंथ हमारे पास क्या है, मेजर ओडी, और ब्रेथ लेंथ मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है, हाइट है। ओ ए कर दे, सी डी कर दे, ओ ए करे मेजर ओ ए, ये आ गया हमारे पास। अब मेजर ए सी किसके बराबर है जी, मेजर ए सी, इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ए सी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। मेजर बी सी किसके बराबर है, हमने कहा था मेजर बी सी, असल में हमने बताया कि बी सी वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। क्लियर है जी ये वाला, वी एफ माइनस वी। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हमें अच्छा कुछ बल्कि लिख लेते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन असल में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या है, टाइम है, और चेंज इन वेलोसिटी असल में हमारे पास ए टी के बराबर है, और चेंज असल में वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं ए टी के बराबर है। क्लियर है यहां तक। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ओ डी की वैल्यू पुट करेंगे, और ओ ए की वैल्यू को भी पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मेजर ए सी किसके बराबर है, मेजर ए सी असल में ओडी के बराबर है मेजर, और वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। मेजर बी सी किसके बराबर है, मेजर बी सी इसमें इक्वेशन में ए टी के बराबर है। मेजर ओडी किसके बराबर है, मेजर ओडी हमारे पास किसके बराबर है, ओडी टी के बराबर है, और मेजर ओ ए किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। इन सब की वैल्यूज को हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा S इज इक्वल टू हाफ मेजर ए सी किसके बराबर है, टी के बराबर है, टी मल्टीप्लाई बाय किससे, ए टी से, ठीक, प्लस मेजर ओडी किसके बराबर है, ओडी टी के बराबर है, और मेजर ओ ए किसके बराबर है, ओ ए हमारे पास वी आई के बराबर है। तो ये आ गया वी आई के बराबर। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये बना इक्वेशन हमारे पास S इज इक्वल टू हाफ, अच्छा पहले तरतीब से लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। बहुत सिंपल से निकल कर आया। इसके अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। इनको भी हम अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है तो बाकी की मदद से इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं किसके ऊपर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ चीज अमेंडमेंट दोबारा से हम मिटा दी हमने यहाँ से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम देख रहे हैं यहाँ एक शेप बना हुआ है ओ ए बी डी ओ, ये हमारे पास बना हुआ है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस, दोबारा वही कंसीडर वाला पोर्शन आपने दोबारा से करना है जो दोनों में सेम है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो इसको हम कह सकते हैं एरिया, बताया था एरिया अंडर दी ग्राफ कौन सा है, ए बी। अब हमारे पास एक शेप बन है, मुख्तलिफ शेप है ना, ट्राइंगल है, पर आपके पास रेक्टेंगल है, आप मुख्तलिफ शेप है, स्क्वायर है। तो
ऐसे ही हमारे पास एक शेप कहलाते हैं ट्रेपीजियम। शेप कहलाते हैं क्या? ट्रेपीजियम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को दोबारा हम इससे दिखाए तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर है। यानी ये जो शेप बना है OABDO, दिस शेप इज नोन एज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की खासियत में से बुनियादी खासियत क्या होती है? इसके दो पैरेलल लाइंस होते हैं, वो एक तीसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जो लाइंस पैरेलल है वो आपस में बराबर नहीं होते, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जिस लाइन पर जो पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर है वो और दूसरा वाला लाइन का लेंथ डिफरेंट होता है, ट्रेपीजियम कहलाता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं असल में किससे है? लेंथ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। हम बेस कह सकते हैं इसको। बेस असल में वो साइड, उसको हम बेस कहेंगे जो साइड हमारे पास पैरेलल साइड के साथ में परपेंडिकुलर है। यानी OA और BD पैरेलल है, लेंथ में बराबर नहीं है। ये दोनों जिस साइड के ऊपर OD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उस OD को हमारे पास क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? इस थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन से है जी? S इज इक्वल टू पैरेलल साइड एक है मेजर OA प्लस दूसरा है मेजर कौन सा? BD, मेजर BD डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ में? बेस के साथ, मेजर OB के साथ। चलिए यहां तक हो गया। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो 2S इज इक्वल टू मेजर OA प्लस मेजर BD इंटू मेजर OD। हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा यहाँ पर लाजिमन इक्वेशन में। इस काम के लिए हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि एक्सेलरेशन हमने कहा स्लोप के बराबर ये मेजर BC डिवाइड बाय मेजर AC या OD के बराबर है। AC का या OD का, चूंकि ये बराबर होता है तो दोनों साइड पर मेजर मल्टीप्लाइंग मेजर BC डिवाइड बाय मेजर OD का है या AC का है, चूंकि AC और OD आपस में इक्वल है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन के दोनों तरफ आपने मेजर BC से क्या? BC डिवाइड बाय OD से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां बना 2S इंटू मेजर BC डिवाइड बाय मेजर OD, और यहां पर बना मेजर OA प्लस मेजर BD मल्टीप्लाई बाय मेजर OD, मेजर OD मल्टीप्लाई मेजर BC डिवाइड बाय OD। थोड़ा सा इसमें तवज्जो से देखेंगे, मेजर OD से मेजर BC डिवाइड बाय OD को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो यहां हमें पता है ये मेजर BC डिवाइड बाय A से हमारे पास A के बराबर है, 2AS आ गया। अब बाकी जो बचा इसमें से OD के साथ क्या होगा? कैंसिल। तो हमारे पास बचा मेजर OA प्लस मेजर BD, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? मेजर BC मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब बाकी को हम इधर करने जा रहे हैं। चलिए जी, अब हमारे पास हेयर मेजर OA इज इक्वल टू VI, मेजर BD इज इक्वल टू VF। मैं कहा था इसमें VF के बराबर होता है, और मेजर BC इज इक्वल टू VF माइनस VI। ओके, पुटिंग these values in this equation we will get 2AS is equal to VF plus VI into VF minus VI। तो इसको तरतीब से लिखें तो 2AS is equal to इक्वेशन A plus B minus A plus B मल्टीप्लाई B, A माइनस B हमारे पास बनते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ क्या किया? इसको ड्रॉ की, उसको डिराइव की। अब आते हैं, ये तो हो गया
अब हमारे पास इसको तीनों इक्वेशन को तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास बना जी, पहला इक्वेशन हमारे पास बना वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन बना हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन बना 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमारे पास ये तो नॉर्मल मोशंस के लिए है, लेकिन अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर हरकत कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के जेर असर हरकत कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वी आई प्लस जी टी। वी एस इज इक्वल टू वी आई, एस की जगह एच बी लिखते हैं, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम इस एस की जगह एच बी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइट के लिए ना। और 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे बॉडीज के लिए जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हरकत कर रहे हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होती है और लीनियर मोशन के अंदर ही होती है। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की, एक्सेलरेशन की, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जहां जहां बॉडी ऐसे बॉडीज की मोशन को स्टडी कर रहे हो जो अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, उनके लिए जी की जो साइन है उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू को हम क्या लेंगे, इन तीनों इक्वेशन में पॉजिटिव लेंगे। इस तरह से हम आसानी के साथ इन इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर, यानी पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव के लिए इस यही इक्वेशन रहेंगे। नेगेटिव में यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, और यहाँ पर बीच आने वाले जी के साथ में नेगेटिव साइन आने वाला है। ये हमारे पास हो गया तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह इसको आपने तवज्जो से देखा होगा, समझा होगा। हम खुद एक आध न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट हो। तो इसको तवज्जो से देखना है, डेरिवेशन को समझना है। किसी किस्म का मुश्किल हो तो आपने लाजिमन उसको वर्ड कॉन्टेक्ट करना है टीचर के साथ में, ताकि आपको रोज क्लियर कर सकें। और इसके अंदर याद रही इन इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन। हमने कहा लिमिटेशन ये है कि सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये इक्वेशन यही इस फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन सिर्फ लीनियर मोशन पर एप्लीकेबल है। दूसरा, ये मोशन सिर्फ उस सूरत में एप्लीकेबल है जब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है और मोशन लीनियर नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक नहीं है, तो उस सूरत में इन इक्वेशंस को हम अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत शुक्रिया।